नमस्कार, मैं ईशान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68 बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 525 तक कल हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रश्न 526 से शुरुआत करेंगे। देखिए, प्रश्न आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि थाइमस ग्रंथि के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो हमें गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स टेक प्लेस हियर। टी लिम्फोसाइट का यहाँ विभेदन होता है। अब देखिए, टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ना, ये एक तरह के सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स हैं। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, जैसे जो भी वाइट ब्लड सेल या सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं, उनका क्या कार्य होता है? उनका कार्य होता है शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है। जो है बाहर से जो भी जीवाणु वगैरह आ रहे हैं उनके प्रति प्रतिरोधी क्षमता शरीर की बढ़ाना। ठीक है। और सबसे ज़रूरी काम इनका है कि जो कैंसर उत्पन्न करने वाले सेल हैं उनके खिलाफ लड़ते हैं, कैंसर के विरुद्ध। कौन? टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है। और इसी के बारे में पूछ रहा है, इसका यहाँ डिफ्रेंसिएशन या विभेदन होता है, तो बात सही है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि यहाँ थाइमोसिनिन का स्त्राव होता है, इट्स सेक्रेट थाइमोसाइनिन। तो ये भी बात सही है, थाइमोसिन यहीं बनता है थायरॉइड ग्लैंड में। फिर ये सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए बरकरार रहता है। तो देखिए, ऐसा है, जो थाइमस ग्लैंड होती है, ये जब नवजात बच्चा होता है उसमें ये बड़ी होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है थायरॉइड ग्लैंड छोटी होती जाती है। और 18 साल तक छोटी होने के बाद इसका साइज़ फिर कम नहीं होता। जितनी 18 साल में होगी उसके बाद और नहीं घटती है, तो छोटी सी रह जाती है। गलत पूछा था। ऑप्शन सी जो है ये गलत है। डी क्या कह रहा है? एंटीबॉडी के उत्पादन को बढ़ावा देती है, तो बात सही है, सफेद रक्त कोशिकाओं के साथ मिलती है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, थाइमस होती कहाँ पर है। थाइमस जो है ना, ये दोनों जो हमारे फेफड़े हैं उनके बीच में पाई जाती है, छाती में हमारे, बिटवीन द टू लंग्स। ठीक है। तो ये थाइमस ग्लैंड के बारे में हमने देख लिया। गलत पूछा था, ऑप्शन सी गलत है, यही सही इसका उत्तर हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 527 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि सोमेस्टोस्टेनिन हार्मोन का कार्य क्या होता है। ठीक है। तो सोमेटोस्टेनिन जो है ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस से। मस्तिष्क में एक जो ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। ठीक है। इसको थैलेमस से कंफ्यूज नहीं करेंगे। थैलेमस छाती में होती है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क में तीन आपकी जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक हाइपोथैलेमस होती है, एक पिट्यूटरी होती है, एक पीनियल ग्लैंड होती है। तो हाइपोथैलेमस से सोमेटोस्ट्रोफिन या सोमेटोस्टेनिन जो है ये रिलीज होता है। अब इसका कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य जो ऑप्शन सी कह रहा है आपका, इनहिबिट्स ग्रोथ हार्मोन रिलीज, वृद्धि हार्मोन की रिलीज को रोकता है। ठीक है। और जो है ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? अगर ये इसको रोक रहा है तो ग्रोथ हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकलता है जो लंबाई बढ़ाता है, और एक निश्चित लंबाई पहुंचने के बाद ये उस वृद्धि हार्मोन या जो ग्रोथ हार्मोन है उसको रोकने का काम कौन करता है? सोमेटोस्टेनिन। ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एड्रेनाइन, एड्रेनाइन तो एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलती है जो गुर्दों या किडनी के ऊपर होती है। मेलेनिन, मेलेनिन आपकी त्वचा का जो रंग होता है ना, वो मेलेनिन निर्धारित करती है। तो ये एक तरह का जो हमारी त्वचा है उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, इसका नाम है मेलेनिन। ठीक है। तो ये जो है मेलेनिन वहीं से निकलता है। अगर मेलेनिन ज़्यादा होगा तो त्वचा का रंग गहरा होगा, तो व्यक्ति सांवला दिखाई देगा। और त्वचा का रंग हल्का होगा, मतलब मेलानिन कम होगा, तो त्वचा का रंग सफ़ेद होगा या गोरा होगा। तो जो यूरोपीय देश के लोग होते हैं उनमें मेलानिन जो है वो कम पाया जाता है। और वहीं जो अफ्रीकी प्रांत जो महाद्वीप के लोग हैं, जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के हैं, वो लोग, उनका जो त्वचा का रंग होता है वो गहरा होता है, क्यों? मेलानिन उनके शरीर में ज़्यादा होता है त्वचा पर। ठीक है।
ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन भी मस्तिष्क से रिलीज होता है। उसका क्या कार्य है ऑक्सीटोसिन का? ये जो इसको बोलते हैं लव हार्मोन, ठीक है, प्यार वाला हार्मोन है। ये क्या करता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माताओं में जो अ, दुग्ध रिलीज होता है, जो मिल्क रिलीज होता है मेमरी ग्लैंड्स में, ठीक है, स्तन में जो मिल्क रिलीज होता है वो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 527 हमने देखा, आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 528 आपके सामने है। प्रश्न पूछा है इनमें से कौन पाइवेट जॉइंट का उदाहरण है? अब देखिए पाइवेट अगर आपको पता है तो ये आप प्रश्न कर ले जाएंगे। पाइवेट होता है वो चीज़ जो अपनी धुरी पर घूम सकता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अगर फव्वारा देखा है, इस तरह का रहता है, इसके ऊपर ये ऐसे नाशा करता है, ठीक है, फव्वारा। तो ये एक तरह का पाइवेट जॉइंट है। जैसे गाड़ी में जो चक्का होता है वो इस तरह घूमता है, तो ये जो है ये पाइवट जॉइंट है, अपनी धुरी पर घूम सकता है। तो ऐसा इस तरह का जोड़ कहाँ मिलता है हमारे शरीर में? एटलस और एक्सिस। एटलस और एक्सिस कहाँ मिलेगी? आपकी गर्दन में, ठीक है। जो गर्दन का हमारा रीढ़ की हड्डी होती है वो है एटलस और अक्ष के बीच का, यही होता है। अब अपनी धुरी पर गर्दन को हिला सकते हैं, ठीक है। घुटने का हिंज जोड़ होता है, अंगूठे कि कार्पल और मेटाकार्पल के बीच सैडल जॉइंट होता है। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी सैडल जॉइंट पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 528 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 529 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि मानव में गुर्दा द्वारा शरीर के रक्त को छानने में लगने वाला समय कितना है? टाइम टेकन टू फिल्टर आउट ब्लड ऑफ द बॉडी बाय किडनीज इन ह्यूमंस। तो देखिए हमारी जो किडनी है वो पहली बात मानव में, मतलब हम लोगों में दो किडनियाँ पाई जाती हैं ना, जोड़ा होता है किडनी का या गुर्दे का, और ये दोनों ही मिलके रक्त को छानने का काम करती हैं। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन को न्यूरॉन से कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेफ्रॉन होती है गुर्दों में या किडनी में और न्यूरॉन होती है मस्तिष्क में। ये तो हो गई पहली बात। दूसरा, जितना शरीर में रक्त है उसका लगभग लगभग 1/5वां हिस्सा हर मिनट में गुर्दे या जो है किडनी से होके निकलता है। तो जब 1/5 1 मिनट में हो रहा है तो DI में आपने बनाया होगा ये प्रश्न, तो पूरा कितने में होगा? 5 से गुणा कर देंगे तो 5 मिनट में, 4 से 5 मिनट में पूरे शरीर का जो रक्त है वो गुर्दों से किडनी से होकर गुजरता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 529 हमने देखा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 67 और 68 BPSC के लिए मेंस क्लासेस 3 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं, और 68 BPSC के लिए जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होना है उसके लिए क्लासेस 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। प्रश्न नंबर 530 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो ओ रक्त है, ओ रक्त समूह है उस वाले व्यक्ति के प्लाज्मा में मौजूद होते हैं, ठीक है। देखिए अब प्रश्न को समझिएगा, प्लाज्मा की बात कर रहा है ना। प्लाज्मा, दो चीज़ें होती है रक्त में जिनकी हम बात करेंगे, जो हमारे रक्त समूह या ब्लड ग्रुप से मतलब रखती है। एक होती है RBC, ठीक है, जो लाल रक्त कोशिकाएं। तो प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, और RBC में होती है एंटीजन। ये बात याद रखिएगा, एंटीजन RBC में होता है और एंटीबॉडी मिलती है प्लाज्मा में। अभी क्या पूछ रहा है कि जो इसका O ब्लड ग्रुप है या जिसका O रक्त समूह है उसमें के प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी मौजूद होगी, ठीक है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है, तो आपका ऑप्शन क्या कह रहा है? एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी B, ऑप्शन सी कह रहा है एंटीबॉडी A और B। तो देखिए ऐसा है, जो ब्लड ग्रुप A होता है ना इसमें दोनों ही आपकी एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ब्लड ग्रुप जो O है उसमें एंटीजन नहीं होता, ठीक है। और इसी वजह से जो O रक्त है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, मतलब किसी भी जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है उसको O ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है, ठीक है।
तो ये सर्वदानी होता है, किसी को भी जो है चढ़ाया जा सकता है। और वहीं एक ब्लड ग्रुप होता है AB, इसके विपरीत AB वाला जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, उसमें एंटीबॉडी नहीं होती, उसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं A और B। तो AB जो है वो सबसे खून ले सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 530 हमने देखा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखी, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 531 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा ऑफ ब्लड, रक्त के प्लाज्मा में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए हमारा जो रक्त है ना उसमें 4 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है RBC है ना, लाल रक्त कोशिकाएं, WBC सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट और प्लाज्मा। तो पूरे रक्त का 55% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, अब इस जो 55% जो प्लाज्मा है किसमें, रक्त में, पूरे रक्त में, इस 55% वाले जो प्लाज्मा है इसमें अगर हम केवल प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में क्या होता है, 90% तो लगभग पानी होता है, 90 से 92 मान लेते हैं मोटा मोटा। ठीक है, और करीबन करीबन 6 से 8% क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है, तो मुख्यतः प्लाज्मा पानी होता है और 6 से 8% उसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो अगर 55% प्लाज्मा है तो RBC मतलब लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट, ये तीनों मिला के 45% रक्त का भाग बनाती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 531 हमने देखा, हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 532 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि एप्सीमिया रिजल्ट्स इनटू, वास्तुफिति का क्या परिणाम होता है। देखिए एप्सीमिया एक तरह की बीमारी है जो किससे होती है, सिगरेट पीने से। जो लोग धूम्रपान करते हैं उससे एप्सीमिया नामक बीमारी या रोग हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें उसकी बात पूछ रहा है। क्या नाक के मार्ग में सूजन आ जाती है, क्या श्वास नली या ट्रैकिया मुड़ जाता है या उलझ जाता है आपस में। ऑप्शन सी कह रहा है फिलिंग ऑफ म्यूकस इन द लंग, फेफड़ों में श्लेमा भरना, या फिर म्यूकस कह लीजिए आप, एक तरह का जो है ना कफ जैसे कहते हैं, गाढ़ा, जो इसको जो आपके फेफड़े हैं उनको जाम करने लगता है। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी कह रहा है वायु कोशिका दीवारों में क्षति, जो एल्वियोलर वॉल्स होती है उनमें क्षति। तो देखिए हमें देखते हैं, ये अगर हमारी श्वास नलिका है तो ये अंदर जाके कई भागों में बंटती है। इसके आगे गुब्बारे नुमा संरचनाएं बनी रहती हैं, इसको एल्वियोली बोलते हैं। अब इन्हीं की दीवारों को बोला जाता है एल्वियोलर वॉल्स या वायु कोशिकाएं दीवारें। तो जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें क्या होता है, ये जो दीवारें हैं ये बहुत ज़्यादा धूम्रपान करने की वजह से फट जाती हैं। ठीक है, ये आपका मान लीजिए फेफड़ा है एक। तो ये फटने से क्या होगा कि भाई इनका मुख्य कार्य क्या है, जो वायु कोश की दीवारें एल्वियोली, इनका मुख्य कार्य क्या है, जो ऑक्सीजन हमारी वातावरण से फेफड़ों में आ रही है और फेफड़ों से कहाँ जाएगी, रक्त में। तो रक्त में जो ऑक्सीजन प्रवाहित करने का जो काम है वो किससे होता है, एल्वियोली से। अब यही अगर फट जाएंगे तो ऑक्सीजन जो है खून में कम पहुंचेगी। ठीक है, तो एप्सीमिया में क्या होगा कि रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एल्वियोली फट गया है। और एल्वियोली से जो रक्त जो है वो जो जा रहा है वो किस माध्यम से जा रहा है, डिफ्यूजन की प्रक्रिया से। ठीक है, गैस का आदान प्रदान हो रहा है, डिफ्यूजन की प्रक्रिया होगी। प्रश्न नंबर 532 को हमने विस्तार पूर्वक देख लिया है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 533 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है ऊंचाई पर मानव रक्त की RBC के साथ क्या होता है। व्हाट हैपेंस टू द RBC ऑफ ह्यूमन ब्लड एट हाई एल्टीट्यूड। तो देखिए हाई एल्टीट्यूड या ऊंचाई पर, अगर ऊंचाई से मतलब है अगर आप कहीं ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में जा रहे हैं, वो लोग जो पहाड़ की चढ़ाई वगैरह करते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं उनके बारे में, या आप ही कहीं मान लीजिए श्रीनगर वगैरह घूमने जाएं तो पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाके पे क्या होता है, एक तो वातावरण का दबाव कम होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। दूसरा, जैसे जैसे आप जो है बढ़ेंगे ऊपर, ज़मीन से ऊपर बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा,
जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होने लगेगी। ठीक है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी तो क्या होगा, जब हम सांस लेंगे तो जब वातावरण में ऑक्सीजन कम है तो सांस में भी ऑक्सीजन कम आएगी। लगभग लगभग 20% ऑक्सीजन हम लोग सांस के माध्यम से खींचते हैं। अब मान लीजिए वातावरण में 18% ही ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी, इससे कुछ कम ही मिलेगी। जब 21% होती है तब हमें 20% प्राप्त हो रही है, और जब 18 है तो 18 से कुछ कम ही होगी। ठीक है, 18 से कुछ कम प्राप्त होगी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो कमी है इसको पूरा करने का क्या तरीका है भाई, हमारे जो रक्त में जो ऑक्सीजन है वो किसके माध्यम से जाती है, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी की तरह वजह से। तो एक तरीका तो ये है कि अगर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी जाए, जो संभव नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, ये जो आरबीसी है, जो लाल रक्त कोशिकाएं, अगर इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो यही 18% जो मिल रही है, इसी को एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। कितनी परसेंट मिलेगी ये नहीं पता ना, ऊंचाई नहीं बताइए। तो जितनी अगर लाल रक्त कोशिकाएं अगर ज़्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा, यही 18 वो कई बार लेके जाएंगे, तो कई बार ले जाने से जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, आरबीसी की संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो संख्या में वृद्धि हो जाने से जो ऑक्सीजन में कमी आई उसकी आपूर्ति करा देगा। ठीक है, आकार में कोई फर्क नहीं होता, आकार तो गलत बात है। ठीक है, चलिए, संख्या में कमी से तो नुकसान ही होगा ना, और ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 533 हमने देखा, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत एकदम जो है निचले स्तर पर जाके आपको समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी 67 तो 68 के लिए मेंस टेस्ट सीरीज़ 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ जीएस के लिए शुरू हो गई है, और 1 अक्टूबर से ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलासफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस, सोशलॉजी के लिए शुरू हो गया है। इसमें जो 20 टेस्ट जो है डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया हुआ है 800-225508 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 534 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। क्या ये फेर्निक्स है, या ग्रसनी, क्या ये एलोवेली है, क्या ये ट्रेकिया श्वास नली है, या आइसलेट ऑफ लैंगरेंस है। तो देखिए ऐसा है, हमारे जो श्वास तंत्र है उसमें मुख्यतः क्या क्या आता है। एक तो आता है लर्निक्स, ठीक है, जिसको स्वर यंत्र या ध्वनि यंत्र भी कहते हैं। एक आएगा फेर्निक्स जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। फिर ब्रोंकाई आएगा, ये क्या है, ये फेफड़ों के अंदर जो नलिकाएं रहती हैं उनको बोला जाता है। एक होता है ब्रोंकियोल्स, ये जो ब्रोंकाई हैं ये क्या करेंगे, ये जो फेफड़े हैं उसमें जाके, और जब विभाजन होता है तो पतली पतली जो नालियाँ बनेंगी या जो छोटे छोटे विंड पाइप्स बनेंगे उनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। और अंततः उनके आगे क्या लगा होगा, एल्यूविली। ठीक है, जो गुब्बारों पे संरचना है। ट्रैकिया, ट्रैकिया आपकी श्वास नलिका को बोला जाता है। ठीक है, कौन सा नहीं है तो नहीं पूछा है, तो आइसलेट और लैंगरेंस नहीं है। अब नहीं है तो ये कहाँ होगा, तो आइसलेट ऑफ लैंगरेंस पाया जाता है आपके पैनक्रियाज या अग्नाशय में। ठीक है, पैनक्रियाज या अग्नाशय में पाया जाता है, और इसका काम क्या है, इंसुलिन को रिलीज करना। ठीक है, अग्नाशय में जो इंसुलिन रिलीज करने का काम है वो आइसलेट ऑफ लैंगरेंस करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 534 हमने देखा, हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 535 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण वास्तव में कहाँ होता है। वेयर डज द फोटोसिंथेसिस एक्चुअली टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट। तो आपके ऑप्शन दिए पत्तियाँ, क्लोरोप्लास्ट, फूल, जड़, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए ऐसा है, सामान्य रूप से पूछा है तो अपवाद मिलेंगे आपको जड़ में, फूल में तो कभी भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है,
कुछ हरी टहनियाँ, कुछ हरी जड़ें हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती हैं, पर इसमें जनरली पूछा या जो आम रूप से होता है, तो आम रूप से जड़ों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। कहाँ होती है? पत्तियों में। करता कौन है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इसका उत्तर पत्तियाँ ना होकर क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। जल्दबाजी में पत्तियाँ मत लगा दीजिएगा, ठीक है। धैर्यतापूर्वक प्रश्न को अटेम्प्ट करिएगा, जल्दबाजी में गलतियाँ होंगी तो वैसी गलती मत कर दीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट, अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? यह हरे रंग का पदार्थ होता है, ठीक है, हरा होता है। कहाँ पाया जाता है? जो पत्तियाँ होती हैं उनमें, पत्तियों में क्या होती हैं? कोशिकाएं, सेल्स होते हैं, ठीक है। और उसमें जो हरे रंग का पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? कोशिकाओं में जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर हरे रंग का होता है क्लोरोप्लास्ट, और उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 535 हमने देखा, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 536 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंजाइम्स, एंजाइम के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, सही वाला बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सभी एंजाइमों में उत्प्रेरक शक्ति होती है, कैटलिस्टिक पावर होती है। तो देखिए, एंजाइम जो होता है इसका काम ही यह है कि कोई भी जो शरीर में जैविक रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, जो बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है, उसकी गति को बढ़ाना, ठीक है। वही काम किसका होता है? उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का, ठीक है। और ये काम कौन करता है? एंजाइम करते हैं। तो सही पूछा था, ऑप्शन ए सही है, ये तो मिल गया इसका उत्तर। बाकी को देख लेते हैं, कहीं एक से ज़्यादा तो सही नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी क्या करें? एंजाइम उच्च तापमान पर सक्रिय होते हैं, तो ये बात गलत है। जो एंजाइम है वो हमेशा जो हमारे रूम का टेम्परेचर है, तो लगभग 25 से 27 डिग्री, ठीक है, उत्प्रेरक होती है। ये देखिए ऑप्शन ए तो सही था, उच्च तापमान नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये हमारा जो शरीर का टेम्परेचर होता है लगभग 37 डिग्री के आसपास, इस पर काम करती है, ठीक है। और जब इसका तापमान बढ़ेगा तो बेकार हो जाएगी, या कह सकते हैं इसको 25 से मोटा मोटा 37 डिग्री तक, ठीक है, उच्च तापमान पर गड़बड़ हो जाएगी। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है? एंजाइम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो ये बात गलत है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, अभी तक ए सही है। डी देखते हैं। एंजाइम अक्सर समाप्त हो जाते हैं, एंजाइम ऑफन गेट डिप्लीटेड। तो देखिए ऐसा है, जो एंजाइम होते हैं ये हमारे शरीर में एक निश्चित जो है अमाउंट में मौजूद रहते हैं, ठीक है, और ना ये बहुत ज़्यादा घटते हैं ना बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो ये बात भी गलत हो गई। सबसे पूछा था, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 536 का हम लोगों ने देखा, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 537 आपके सामने है। ये आपसे सेल्यूलोज के बारे में गलत कथन के चुनाव करने के बारे में कह रहा है, तो आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक बहुलक है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर। देखिए यही इसका ऑप्शन ए तो फिलहाल गलत हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि दूसरा नहीं, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद पृथ्वी पर कार्बनिक बहुलक है। सब पेड़ों में सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या करें? इसमें रैखिक श्रृंखलाएं, लीनियर चेन से, तो ये सही बात है। देखिए लीनियर चेन से क्या समझते हैं कि एक लाइन में, ठीक, एक रेखा में जो चेन बने, ये 1 2 3 4 इस तरह से अगर जुड़े हुए हैं तो लीनियर है। अगर इस तरह से जुड़ाव हो जाए तो ये लीनियर नहीं कहलाएगा, ठीक है। डायमेंशन का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो ये 2 डायमेंशनल हो गया, लीनियर होता है 1 डायमेंशन में, ठीक है। ऑप्शन ठीक है, तो बी सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ये ग्लूकोज सब यूनिट से बना होता है, इट इज़ मेड ऑफ ग्लूकोज सब यूनिट्स। तो
भाई जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है, पेड़ों में, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, तो क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और वो ग्लूकोज जो है पेड़ में सेल्यूलोज के माध्यम से स्टोर रहता है। भंडारण जो है वो सेल्यूलोज के रूप में हो रहता है, ग्लूकोज के रूप में रहता नहीं। तो क्या होगा, कई सारे जो ग्लूकोज होंगे वो मिलके क्या बनाएंगे, सेल्यूलोज का निर्माण करेंगे। तो ग्लूकोज क्या हो गया, इसकी सब यूनिट हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी भी सही हो गया। ये एक समबहुलक है, होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर का मतलब क्या हो गया कि केवल और केवल एक ही जैसे मॉलिक्यूल अगर मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो वो होमो या समबहुलक होगा। ठीक है, सम का मतलब एक जैसा। तो इसमें क्या होता है, सेल्यूलोज में कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलके सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, और सब एक जैसे होते हैं। तो ये भी सही है। आपसे क्या पूछा था, गलत, ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, प्रश्न नंबर 537 हम लोगों ने देखा। हम लोग आगे चलेंगे। BPSC 68 कोर्स के लिए GS और क्लास जो है 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। और इस क्लास में 41 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-2255-086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 538 आपके सामने है। ये प्रश्न आपसे कोशिका भित्ति के बारे में गलत कथन का चुनाव करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है इट इज़ प्रेजेंट इन फंगी, ये कवक में मौजूद होता है। तो ये बात सही है। जो कोशिका भित्ति है वो किस में, जो पादप होते हैं या जो पौधे होते हैं उनमें पाई जाती है, जानवरों में पाई जा नहीं जाती। साथ ही साथ जो हमारी एल्गी हो गई, काई होती है, कवक हो गए, फंगी हो गई, सारे पेड़ हो गए, और इवन जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, जो जीवाणु होते हैं, उनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो ये पहला तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है, इट इज़ ए रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड या कठोर संरचना का मतलब है ये मजबूती देती है। ठीक है, रिजिड होती है, अपना जो प्रारूप है या जो उसका आकार है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन बी भी ठीक हो गया। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, जीवित है। तो देखिए यही बात गलत हो गई। क्यों, जो सेल वॉल होती है वो जीवित नहीं होती, वो मृत हिस्सा होती है सेल का। जीवित कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन। इससे जो अंदर वाली परत है कोशिका की, जो झिल्ली है, वो जीवित होती है, जबकि कोशिका भित्ति जो है ये मृत होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि यह कोशिका को संक्रमण से बचाता है। तो जाहिर सी बात है, जब सबसे बाहरी परत है तो कोशिका को संक्रमण से बचाएगी। तो ये बात भी सही है। गलत पूछा था, ऑप्शन सी गलत है। प्रश्न नंबर 538 का हम लोग आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 539 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, किसने जो है फॉर्मुलेट किया था। आपके ऑप्शन है शील्डन और श्वान, ऑप्शन बी रोडोल्फ वर्चॉफ, ऑप्शन सी रॉबर्ट कॉच, ऑप्शन डी एवी ल्यूइनहॉक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आइए देखते हैं। देखिए ये जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है शील्डन एंड श्वान, ये दो अलग अलग वैज्ञानिक थे। ठीक है, जो शील्डन थे ये थे जर्मनी के, और श्वान थे कहाँ के, ब्रिटेन के। ठीक है, या इंग्लैंड कह लीजिए। तो ये दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, कोशिका के सिद्धांत। ठीक है, ये तो हो गया इसका सही उत्तर। अब बाकियों पर चर्चा कर लेते हैं कि रुडोल्फ विर्चॉफ ने क्या दिया था। तो रुडोल्फ विर्चॉफ ने ये बताया था कि जितनी भी बीमारियां हैं वो कहाँ से उत्सर्जित होते हैं, सेल से या कोशिका से। ठीक है, कोई भी जो बीमारी लगेगी वो पहले कोशिका को नष्ट करेगी या उसको संक्रमित करेगी, और फिर वो ही आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये किसने बताया, रुडोल्फ विर्चॉफ ने। रॉबर्ट कॉश ने क्या बताया, तो रॉबर्ट कॉश ने कहा कि जो है, इन्होंने क्या ढूंढा था, इन्होंने कहा कि जो संक्रामक रोग हैं कौन कौन से, जैसे टीबी हो गई, कॉलेरा हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, ये बीमारियां किसके द्वारा की जाती हैं या किसके द्वारा होती हैं, ये ढूंढा था किसने, रॉबर्ट कॉच ने। ठीक है, और फिर आपका ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी दिया हो लीनहॉक। तो लीनहॉक ने क्या ढूंढा था, इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इन्होंने क्या ढूंढा था, इन्होंने बैक्टीरिया
मतलब जीवाणुओं की खोज की थी। साथ ही साथ इन्होंने प्रोटिस्टा मतलब प्रोटोजोआ जो है उनको भी खोजा था। किसने? एवी ल्यूइनहुक ने। ठीक है, तो उनको माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 539 हम देख लिया, बाकी ऑप्शनों पर भी चर्चा कर ली। चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 540 आपके सामने है। देखिए प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन जाइलम के लिए असत्य है। तो जाइलम आपको पता है इसका क्या काम होता है जाइलम का, कि पेड़ों में जो पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, कहाँ से जड़ें सोखती है पानी मिट्टी से, तो वो मिट्टी से लेके पूरे पेड़ों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो खाना जो पत्तियों बन रहा है उसको पेड़ में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो आइए चलिए पढ़ते हैं। अब ऑप्शन आपके क्या क्या दिए हो? असत्य, गलत बताना है। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है, पहला कह रहा है कि जटिल स्थायी ऊतक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, ये कई प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, इसमें मुख्यतः जाइलम और फ्लोएम शामिल होते हैं। तो सही बात है, जो जटिल स्थायी ऊतक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इसमें जाइलम और फ्लोएम मुख्यतः आते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, जाइलम पानी ले जाता है और फ्लोएम खाना। ऑप्शन बी क्या करें? जाइलम और फ्लोएम को एक साथ संवहनी बंडल कहा जाता है, वास्कुलर बंडल कहा जाता है। तो ये बात सही है। संवहनी तंत्र क्या हो गया? पानी और खाने का पेड़ों में ले जाने की जो प्रक्रिया है उसको तो संवहन या वास्कुलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और ये बड़े पेड़ों में भी मिलता है, जो आपके थैलोफाइटा हो गए उनमें नहीं मौजूद होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि जाइलम में ज़्यादातर मृत कोशिकाएं होती हैं और पानी और खनिजों को जड़ों से तने और पत्तियों तक ले जाने में मदद करती हैं। तो देखिए अभी हमने बात कर ही ली कि पानी मिट्टी में है, मिट्टी से जड़ें सूखेंगी और जड़ों से तने में जाएगा, तने से पत्तियों में, फूल में, फलों में जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। चौथा ऑप्शन देखा जाए, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ट्रैकिया जो है वो जीवित कोशिकाएं हैं जो पानी और खनिज को लंबवत रूप से संचालित करती हैं। तो जो जाइलम है उसका एक है ट्रैकिया। ठीक है, उसका सब टाइप है। और अभी ऊपर हमने ऑप्शन में क्या देखा कि जाइलम जो है मृत कोशिकाएं हैं, तो ट्रैकिया जीवित कैसे हो सकती हैं? इस पर गौर करिए। ट्रैकिया क्या कह रहा है? ट्रैकिया जीवित कोशिकाएं, तो ट्रैकिया जीवित नहीं, ट्रैकिया मृत कोशिकाएं हैं। और जो दूसरा इसका भाग है कि जो पानी और खनिज को लंबवत रूप से संचालित करती हैं वर्टिकली, तो ये बात सही है। तो जीवित की जगह अगर मृत लिखा होता तो ये ऑप्शन भी सही होता। असत्य पूछा था, ऑप्शन डी असत्य है। प्रश्न नंबर 540 का ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 541 आपके सामने है, ये आपसे पूछ रहा है सेब के बारे में। यस, चलिए प्रश्न नंबर 541 जो है ये आपसे जो है सेब के बारे में नहीं, फल के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन फल के लिए गलत है। ऑप्शन ए आपका कह रहा है फल की दीवारों को पेरिकार्प कहा जाता है। तो जो फल होता है वो मूलतः कैसे बनता है भाई? जो परागण की प्रक्रिया है उससे पराग जो है वो फीमेल पोर्शन पे पहुंचता है, और फीमेल के जो फूल है उसमें ओव्यूल्स रहते हैं जो बीज निर्माण करते हैं, और उसके चारों तरफ जो ओवरी होती है वो फल का रूप लेती है। ये एक ट्रू फ्रूट बोला जाता है, ऐसा फल जो बिल्कुल सही रूप से बना हुआ है। और कई फल ऐसे होते हैं जो ओवरी से नहीं बनते हैं, उनको फॉल्स फ्रूट या सही फल नहीं माना जाता, सही प्रक्रिया से नहीं बने। ठीक है, तो चलिए एक हमने छोटी सी बात कर ली, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है ये कि फल की दीवारों को पेरिकार्प कहा जाता है। तो पेरिकार्प क्या होता है? देखिए जो ना तीन भाग होते हैं मुख्यतः। सबसे अंदर वाला भाग पेरिकार्प का होता है, जिसको बोलते हैं एंडोकार्प। एंडोकार्प के ऊपर जो बीच वाला भाग होता है उसको कहते हैं मीजोकार्प। ठीक है, और सबसे आखिरी वाला जो होता है उसको कहते हैं पेरिकैप, या सॉरी जो सबसे बाहर वाला होता है उसको कहते हैं एपिकैप। पेरिकैप के तीन हिस्से हुए, सबसे बाहरी जो परत होती है उसको एपिकैप कहते हैं, बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको मीजोकैप कहते हैं, और सबसे अंदरूनी भाग जो होता है उसको एंडोकैप कहते हैं। ठीक है, अभी कह रहा है फल की दीवार को पेरिकैप कहा जाता है, तो ये बात सही है। तो पूरे तीनों को अगर मिलाता है तो उसको मिला के पेरिकार्प कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, ध्यान रखिएगा, सत्य पूछा है। ठीक है, तो ए सही है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल इज कॉल्ड एज एपिकैप। एपिडर्म कोशिकाओं का जो बाहरी परत है उसको एपिकार्प कहा जाता है। ये बात अभी हमने देख ली कि सबसे बाहरी एपिकार्प
सबसे अंदर एंडोकार्प और बीच वाले को मीजोकार्प कहते हैं। तो ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, सेब का खाने योग्य भाग जो है वो मीजोकार्प है, तो ये बात गलत है। जो बीच वाला गूदे वाला हिस्सा होता है किसी भी फल का वो मीजोकार्प तो कहा जाता है, पर जो सेब है वो एक सही फल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें फल में अगर आप सेब को बीच से काटें तो क्या देखते हैं कि ये एक बीच का भाग है, ये एक ऐसे डंडी जुड़ी है और एक ये डंडी जुड़ी है, यहाँ पर सेब रहता है। ठीक है, इस तरह की कुछ होती है, डंडी आर पार होती है। तो फल के ये जो बीच वाला है ना, अंदर वाला जो घेरा है, ये है इसकी ओवरी। ठीक है, और ये जो बाहर वाला भाग है ये है थैलेमस। तो ठीक है, तो जो सेब है उसका हम कौन सा भाग खाते हैं, थैलेमस। पेरिकैप नहीं खाते। पेरिकैप किसका खाते हैं, ये मीजोकैप की बात कर रहा है। तो मीजोकैप जो आम का फल होता है उसमें मीजोकैप खाते हैं। छिकला निकाल दिया, वो क्या हो गया आम के फल में, वो हो गया आपका एपिकैप। बीज का जो गूदे वाला भाग है वो हमने खा लिया, वो हो गया मीजोकैप। ठीक है, ठीक है, थैलेमस हम लोग किस में खाते हैं, सेब में। और इसमें क्या कह रहा है, मीजोकैप। गलत पूछा था तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा प्रश्न नंबर 541 का। आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी 67 और 68 के लिए मेंस ऑप्शनल कोर्स फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलोसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस, सोशोलॉजी के लिए 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसके लिए क्लास नोट्स और आंसर राइटिंग कराई जाएगी। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया हुआ है इस पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 542 आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से टैप रूट और रेशेदार जड़ के लिए निम्नलिखित में से गलत बताना है। तो एक बार आप जो है ना थोड़ा सा समझ लीजिए कि टैप रूट और रेशेदार जड़ या फाइब्रस रूट क्या होता है, उसके बाद समझ में आ जाएगा। अगर तो आकृति इस प्रकार की है, जड़ है और इसमें से कुछ इस प्रकार की जड़ें निकल रही हैं। ठीक है, ये मेन हिस्सा है। जैसे गाजर है वो एक टैप रूट का अति उत्तम उदाहरण है। रेशेदार, इसमें मुख्य जड़ नहीं आपको पता चलेगी, सब एक ही जैसी देखने में मिलेगी, जैसे घास की जड़ होती है। ठीक है, तो वो एक रेशेदार जड़ होगी। चलिए बढ़ते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, टैप रूट मिट्टी की गहराई तक बढ़ सकता है। तो देखिए गाजर हो गई जो है या मूली हो गई, वो अंदर गहराई तक बढ़ेगी, भाई मुख्य भाग अंदर चला जाएगा। और छोटे छोटे जो रेशे होंगे उसके बाहरी परत पे होंगे। तो टैप रूट की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें मुख्य जड़ और जो उसके साथ अलग से सेकेंडरी जड़ हैं या जो सह जड़ें हैं उनको भिन्न कर सकते हैं। रेशेदार जड़ों में अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये गहराई तक बढ़ती है, सही बात है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि रेशेदार जड़ पार्श्व रूप से बढ़ती है, लेटरली। तो ये जो है ना बहुत गहराई तक नहीं बढ़ती। अगर खेत वेत में गए होंगे तो खेत में देखा होगा कि कुछ जंगली झाड़ियाँ जो है अक्सर जो है मेड़ों पर सर्दियों में तो भी काफ़ी जम जाएंगी। आप उनको उखाड़ के देखेंगे तो गुच्छेदार उसकी जड़ मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, बड़ी आसानी से हाथ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये पार्श्व रूप से ज़मीन की सतह से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं पड़ती। तो ये बात भी सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि रेशेदार जड़ प्रणाली एक प्राथमिक जड़ है और एक से अधिक द्वितीय जड़ मौजूद होती है। तो अब बताइए, ये जो ऑप्शन सी है ये रेशेदार जड़ की व्याख्या कर रहा है कि टैप रूट की व्याख्या कर रहा है? तो अगर आप सही रूप से देखेंगे तो ये तो टैप रूट की व्याख्या हुई ना भाई। एक प्राथमिक जड़ है और एक से अधिक द्वितीयक जड़ मौजूद होती है, सेकेंडरी रूट्स मौजूद होती है। किसमें? गाजर को देख लीजिए ना, प्राथमिक जड़ है जो हम खाते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि अधिकांश द्विबीजपत्र जो है नल की जड़ प्राप्त अपनाते हैं। जो टैप रूट्स हैं वो किसमें मिलती हैं? द्विबीजपत्री, जो डाइकोटिलेडन है, ऐसा बीज जिसके 2 हिस्सों में बराबर बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे कि चना बहुत अच्छा उदाहरण है द्विबीजपत्री का। तो डी भी सही है। आपसे गलत पूछा था, ऑप्शन सी गलत हो गया। ठीक है, यही इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 542 हमने देखा, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 543 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि सैलेमेंडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इनमें से किसका उदाहरण है सैलेमेंडर? तो सैलेमेंडर जो है ना एक तरह का उभयचर होता है, और ये जो है पानी, अब उभयचर है तो जाहिर सी बात है पानी और जो थल दोनों पर, वाटर लैंड पर ये सर्वाइव करेगा। अभी पानी के अंदर जब जाएगा तो गलफड़ों को इस्तेमाल करता है, गिल्स का, और जब सतह पे होगा तो
किसका, फेफड़ों का इस्तेमाल करेगा। तो इसमें दोनों ही मिलते हैं, इसमें गलफड़े भी होते हैं और इसमें जो है फेफड़े भी होते हैं। ठीक है, गिल्स और लंग्स दोनों पाए जाते हैं। और ये एक प्रकार की देखने में ना छिपकली जैसी होती है सैलेमेंडर, और चपटी पूंछ होती है इसकी पानी में तैरने के लिए। ठीक है, तो आप चाहें तो गूगल करके देख लीजिएगा सैलेमेंडर देखने में कैसा होता है, तो फिर जो बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। कुछ अलग था इसलिए हम इसको ले आए प्रश्न को। सैलेमेंडर भाई आमतौर पे सुना नहीं होता ना। चलिए, पर इसको छिपकली से कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना। छिपकली जो है वो रेप्टाइल होती है, सरीसृप होती है, देखने में कुछ कुछ उसके जैसा होता है, पर गलती नहीं करेंगे। सैलेमेंडर एक उभयचर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 544 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर एव्स। निम्नलिखित में से कौन एव्स के लिए गलत है। तो एव्स क्या हो गई, जो चिड़िया होती हैं, जो पक्षी होते हैं, वो एव्स के जो फाइलम है उसके भीतर आते हैं। सब फाइलम जो है उसके बारे में कुल मिला के पक्षियों के बारे में पूछ रहा है। तो उसमें कह रहा है कि स्केल्स आर एब्सेंट, शल्क अनुपस्थित हैं। तो शल्क किस में मिलते हैं, अमूमन मछलियों में मिलते हैं। फिर जितने सरीसृप होते हैं तो जो है मोस्टली में शल्क मिलते हैं। ठीक है, इनका क्या काम होता है, तो इनका काम होता है कि जो जीव है उसकी रक्षा करना, है ना। एक तरह का शल क्या है, हार्ड होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो बाहर से जो है जो परजीवी हैं या जो भी उनका शिकार करने वाला है उनसे इसको बचाते हैं। तो जो चिड़िया होती है उसमें क्या होता है, शल तो होते नहीं, क्या होता है उसमें, फेदर्स होते हैं। ठीक है, पंख होते हैं। तो ये बात सही होगी, गलत पूछा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी क्या करें, एंडोस्केलेटन हड्डियों से बना होता है और फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हो। तो एंडोस्केलेटन का मतलब हो गया ऐसा कंकाल जो शरीर के भीतर पाया जाता है। ठीक है, तो हम हो गए या चिड़िया हो गई या मछली हो गई, जितने भी कॉर्डाटा हैं उनमें सब में अंदरूनी जो है कंकाल पाया जाता है। बाहर किस में पाया जाएगा, तो जो पॉलिप्स होते हैं, जो कोरल होते हैं ना, उसमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। तो बाहर जो है कंकाल बाहरी है और अंदर जो है एक नाजुक सा जीव उसके अंदर रहता है। ठीक है, जैसे शंख को समझ लीजिए, शंख में भी एंडोस्केलेटन बाहर है। ठीक है, फेफड़ों से सांस लेते हैं, तो ये भी बात सही होगी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, वे ठंडे खून वाले जानवर हैं। ये बात सरासर गलत है। ठंडे खून वाले जानवर कौन से हैं, जो सरीसृप हैं उनको ठंडे खून वाले जानवर बोला जाता है। चिड़िया कैसी गर्म खूनी है, जैसा हम लोग वार्म ब्लड एनिमल्स हैं, गर्म खून वाले हैं, वैसे ही चिड़िया भी है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि वे अंड प्रसू या ओविपेरस हैं। ठीक है, चिड़िया अंडे देती है तो अंड प्रसू है, ओविपेरस, ये बात भी सही हो गई। गलत पूछा था, ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैलोफाइटा शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 545 आपसे थैलोफाइटा के बारे में पूछा। तो अगर आपको थैलोफाइटा का कोई उदाहरण याद है तो आप इसे बड़े आसानी से कर लेंगे। तो थैलोफाइटा के लिए कह रहा है, तो हमारे जो काई होती है ना, वो थैलोफाइटा का बड़ा अच्छा उदाहरण है, जो एल्गी होती है। ठीक है, थैलोफाइटा किसका है, जो प्लांट्स हैं, जितने भी पेड़ हैं ना, पेड़ पौधे हैं जो प्लांट किंगडम, उसमें जो वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले थैलोफाइटा ही आते हैं नीचे। ठीक है, तो ये ऐसे पेड़ होते हैं या ऐसे जो है अविकसित पेड़ हैं जिनमें ना तो जड़ें हैं, ना पत्तियां हैं, ना तना है, ना फूल है, ना फल है, पर फिर भी पेड़ है। ठीक है, जो काई होती है वो हरी है, काई में जड़ तो कहीं होती नहीं, ना पत्तियां होती हैं, ना तना है, ना फूल है, ना फल है। ठीक है, पानी की सतह पर तैरती है, घरों में भी लग जाती है। बरसात के दिनों में अगर कहीं जो है गीली मिट्टी होगी तो उस पर काई जम जाएगी कुछ दिनों बाद। ऑप्शन ए पर आते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि ऐसे पौधे जिनकी संरचना अच्छी तरह से भिन्न नहीं होती। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई। काई को देख के आप बता सकते हैं कि इसकी जड़ कहाँ है, कि इसका तना कहाँ है ना, नहीं हो सकता। सही पूछा था, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, बी क्या कह रहा है कि ऑप्शन बी, पौधे जो फ्लेमेंट्स हैं, फ्लेमेंटेरियस। तो और ऑप्शन सी क्या कह रहा है, प्लांट दैट ग्रो इन कॉलोनी। तो कॉलोनी का मतलब हो गया कि झुंड में उगने वाले पेड़। तो झुंड में उगने वाले थैलोफाइटा नहीं कहलाते, है ना। ऑप्शन डी, बड़े पत्ते वाले पौधे, तो ये भी कोई उदाहरण नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 545 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
चंदमणि IAS एकेडमी आपके BPSC 60th के लिए लेके आया है GS और क्लास टेस्ट सीरीज़ 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई है। इसमें 41 टेस्ट डिस्कशन के साथ पूर्ण रूप से कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-2255-086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 545 तक आज हम लोगों ने चर्चा कर ली है। कल हम लोग फिर मिलेंगे, प्रश्न नंबर 546 से श्रृंखला को जारी रखेंगे। तब तक लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।